मैं सुबह जब बच्चों को स्कूल के लिए उठी, मैंने जब देखा कि रूम में नहीं है तो मैंने वही कैजुअल सा लिया कि शायद मम्मी के रूम में होंगे। तो मैं गई तो मुझे किसी रूम में नहीं मिले मेरे हस्बैंड, किसी रूम में नहीं दिखे। पापा वगैरह सब ढूंढने लगे, फोन भी घर पे रखा। आकर वापस अपने बेड पर बैठी तो मेरे बेड से ही बगल से विंडो थी। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, घबराहट सी हुई मुझे। मैं बैठी कि गए कहाँ आकर मतलब, और मैंने बस वो घबराहट की वजह से मुझे लगा कि मैं विंडो ओपन कर दूं। तो मैंने विंडो खोली तो मैं थोड़ा सा विंडो से बाहर ऐसे झाँकने लगी। मैंने जब ऐसे झाँका, मैं वहीं पर सबसे पहले बेहोश हो गई। दुनिया गोल है, दुनिया मिट्टी से बनी है। हम सब एक मुसाफिर हैं और सफ़र कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं मेरे सफ़र पर। मेरा नाम है शेफ़ कविता और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैं 9 या 10 साल की थी। मेरे पापा का देहांत हो गया था। मेरी माँ को अपने लिए वो टाइम नहीं मिला कि वो अपने को सँभाल सके, क्योंकि उनके कंधों पर थी 4 भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी। बस मम्मी लोगों के घरों में खाना बनाती थी, या फिर शादी में आपको पता होगा पहले टाइम पर शादी वगैरह में अगर हम जा रहे हैं, तो पंडाल के पीछे बहुत सारी लेडीज़ काम कर रही होती थी, खाना बनाने का, कोई सब्ज़ी काटे। तो मम्मी के पास एक ही ज़रिया था कि अपने बच्चों को पाल-पोस सकती थी, वो एक खाने के ज़रिए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पढ़ाई-लिखाई का क्रेज़ नहीं था, चीज़ें नहीं थी कि हमें कैसे करना है। हम चारों भाई-बहन जब मम्मी खाना बनाने जाती थी, तो रात में इंतज़ार करते थे कि शादी से आएँगी और आज कुछ अच्छा खाना लेकर आएँगी। हमारी परिस्थिति ऐसी थी, हम इंतज़ार करते थे कि मम्मी आएँगी, और जब सब लोग काम से मतलब शादी का काम फ्री हो जाता था, तो जो खाना बचता था, तो जो कुक और हलवाई होते थे, तो वो उनको देते थे। तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि मम्मी आएँगी और ये लेकर आएँगी इस तरह से। तब मैंने सोचा कि अपनी मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करने दूँगी, और उनके साथ गई मैं। जब वो जाती थी तो मैं उनके साथ जाती थी। मम्मी अब इधर पंडाल के पीछे लगी, और मैं जाके जो हलवाई होते थे ना, जो शेफ़ होते थे, पहले उस समय शेफ़ वगैरह कोई नहीं जानता था, हलवाई हैं, शादी में हमने कैटरिंग बुक करी और आ गए। तो मैं उनके पास जाती थी, मैं देखती थी बहुत ध्यान से कि वो क्या बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। कोई रेसिपी की मैं नाम नहीं जानती थी, चीज़ें नहीं, बट हाँ, मुझे एक लगन थी, तो मैं देखती थी कि मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उनको सपोर्ट कर सकूँ। मैं जब 9th क्लास में थी, तब से मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करा मैंने, कोचिंग, और मैं स्पोर्ट्स वगैरह में रही, मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले। तब मैं ये शेफ़ वेफ़ लाइफ़ से दूर थी, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। पहले टाइम में हम अपनी मम्मी लोगों से नहीं कह सकते कि अगर रिश्ता आया आप शादी मत करो, अभी मुझे नहीं करनी, ये सब हम सवाल-जवाब मम्मी से नहीं कर सकते। मैंने 12th पास किया ही था और रिश्ता आया कानपुर से, तो मम्मी को लगा कि शायद मेरी बेटी की किस्मत, अब मेरी किस्मत अब शायद टर्न कर रही है, और एक अच्छे घर से जो है वो रिश्ता आया मेरी बेटी के लिए। तो बस 12th का रिज़ल्ट ही मेरा निकला था, 19 साल की थी मैं, और रिश्ता आया, चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ। मतलब 1 महीने में देखा-दिखाई एवरीथिंग, सारी चीज़ें हुई और मेरी शादी हुई। तो मैं शुरू से थोड़ा-सा मतलब लड़कों की तरह रहना, मेरे ड्रीम अलग, बट कुछ कह नहीं सकती कि भाई मम्मी हैं, रिश्ता करना है, नहीं कह सकते कि मम्मी अभी मुझे नहीं करना, ये सारी चीज़ें हुई और मेरी शादी हुई। शादी होकर आई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं छोटी-सी नादान सी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा ससुराल जा रही हूँ, सपने पूरे होंगे, और मम्मी ने कहा था कि बेटा सबका कहना मानना, हाँ में जवाब देना, किसी को ना मत करना, जो काम जैसे बोले वैसे करना। तो चला, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, या मुझसे क्यों नहीं कह रहे कि पानी दे दो या मेरे लिए खाना लगा दो, मम्मी से या जो सिस्टर वगैरह उनसे बोल रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा था, 3-4 महीने हुए, 5 महीने हुए, मुझे फिर भी नहीं समझ में आया क्या हुआ। एक दिन मेरी दीदी ने पूछा कि क्या हुआ? उस टाइम पे जो मतलब जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो उनको लाला जी बोला जाएगा। दीदी ने बोला लाला जी, मैंने कहा होंगे, सो रहे होंगे मम्मी के कमरे में। बोले क्यों? मम्मी के कमरे में क्यों? मैंने कहा अरे वो तो ऐसे ही सोते, मम्मी के, दीदी के, भैया के, जिसके सोना। तब मेरी दीदी ने मुझे समझाया, तुम पूछो क्यों नहीं तुम्हारे रूम में रहते हैं? तो मैंने अपनी नंद से पूछा, मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मुझे पता लगा, जब मुझे मेरे हस्बैंड के वॉलेट में एक लड़की की फ़ोटो दिखी। तो मैंने कहा कि वॉलेट में फ़ोटो या तो बच्चे अपनी माँ की रखेंगे या अपनी वाइफ़ की रखेंगे, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैंने जाते ही अपने हस्बैंड को वो पर्स दिखाया और मैंने पूछा कि ए जी, ये फ़ोटो किसकी है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चुपचाप मेरा वॉलेट पर्स वहीं रख दे और अपना काम कर। इस तरह से उन्होंने मुझे बोला। दीदी ने कहा तुम पूछो सबसे अपने घर में, अपनी सासू माँ से पूछो, अपनी सिस्टर से पूछो, मतलब नंद से, और हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का नेचर मैं जानती थी वो ज़्यादा नहीं बताएँगे, उन्होंने मुझे ये कहकर एक तरफ साइड कर दिया। तो वो मैंने फिर अपनी सासू माँ से पूछा। बहुत देर तक पूछती रही, पूछती रही, पूछती रही, तब उन्होंने बोला कि हाँ, ये लड़की थी और बेटा चाहता था मेरा इससे शादी करने के लिए, लेकिन उसने शादी कहीं और कर ली और मेरे बेटे को नहीं पता लगा।
तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं इसकी शादी करा दूँगी, तो ये सही हो जाएगा। मतलब शादी हो जाएगी तो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा तुम्हारे साथ सारी चीज़ें। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आपने अपने बेटे के लिए एक लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी? क्योंकि आप किसी से हक ले नहीं सकते छीन कर। प्यार मिलता है, आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं ले सकते। मैंने कहा कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी जब आपको पता था कि आपका बेटा इस तरह से है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और देखिए आज मेरे साथ क्या हो रहा। बस इस तरह से रोज़ जब मुझे ये चीज़ मालूम पड़ गई, तो मैं जैसे मेरा बर्थडे आया, मैं अपने हस्बैंड से कह रही, "ए जी सुनो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दो।" "तो तेरा बर्थडे है तो मैं क्या करूँ? जा ऊपर जा, इस तरह। कभी-कभी ऐसा हुआ कि मैं तैयार हो गई, मैं शीशे में कई बार मैंने अपने आप को खड़े होके देखा और मैंने कहा कि यार मुझ में क्या कमी है? मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? मतलब मेरे हस्बैंड क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? बस इस तरह से शीशे के सामने देख के अपने आप से बातें करना, उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेके जाएँगे। कई बार मैं तैयार होके आ गई कि शायद मुझे देखें और मुझे कहीं लेके चलें। एनिवर्सरी है, मैंने कई बार एनिवर्सरी पे तैयार होके नीचे हमारी शॉप नीचे ही थी घर के, मैं नीचे आ गई, बट उन्होंने इसी तरह भगाया, "जा ऊपर चल, किसने कहा था तुझसे नीचे आने के लिए?" इसी बीच बच्चे आ गए। बच्चे आए तब भी एक कहते हैं ना माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बट मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि जब हस्बैंड वाइफ कैसे वो मेमोरीज़ शेयर कर रहे हैं, जब पता लगता है कि मतलब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर डॉक्टर के जाना तो सासू माँ लेके जा रही, सिस्टर लेके जा रही, मगर हस्बैंड ने कभी नहीं पूछा कि कैसी तबीयत है या कौन-सा मंथ है या किस तरह चल रही है। मतलब मैं मुझे ऐसा लगा कि मैं ससुराल में यहाँ पर एक मतलब सिर्फ़ काम करने के लिए लेकर आई हूँ बस। इस घर के काम करो और खाना खाओ और एक कोने में बैठ जाओ। तो मुझे वो कोई भी मोमेंट मेरी लाइफ़ में नहीं हुए कि मैंने वो फ़ील किया हुआ कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर कर रहे हों कि हाँ, हम पेरेंट्स बनने वाले, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें। उसके अलावा जब मेरे बेबी थे, उसी बीच वो जो लड़की थी, वो वापस से कानपुर आ गई होगी, कानपुर की थी और मेरे घर के थोड़े पास ही रहती थी। वो जब वापस आई होगी तो मेरे हस्बैंड की उससे बातचीत होने लगी। मतलब घंटों-घंटों रूम में मैं बाहर बैठी होती थी दरवाजे के और हस्बैंड डोर को लॉक करके उससे बात कर रहे होते थे। मैं घर के काम से थकी-हारी मैं उनसे बोल रही हूँ, "ए जी दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर आना, मुझे सोना है।" और ये सब चीज़ें टमी मेरा आप समझ रहे हो 6, 7, 8 मंथ हो रहा है ऐसे ही। मैं बाहर बैठी गेट के, आधी रात हो सकता है मैं वहीं पर सो गई। सुबह सास वग़ैरह आ रही, वो देख रही, फिर मुझे अंदर करो, उनको कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी क्या थी? मतलब बचपन गरीबी में किस तरह बीता? सोचा था शादी के बाद सपने पूरे होते, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद ऐसा होता है। तो चल रहा था। इसी बीच जब मुझे थोड़ी-सी धीरे-धीरे समझ आने लगी, मैं बड़ी हुई, बच्चे हो गए, हॉस्पिटल भी नहीं आए, सास वग़ैरह लेके गईं, बच्चे आ गए, मैं घर आ गई, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ़ उन्हें बच्चों से मतलब था। क्यों? क्योंकि जैसे पहले के टाइम में चीज़ें होती थी ना, वही मेरे घर पे भी थी मेरे हस्बैंड के साथ कि मेरे 2 बेटे हुए हैं, मतलब लड़की नहीं हुई है, बेटे हुए हैं। तो वो एक कहते हैं ना कि अरे वाह! मैं 2 बेटों का बाप हूँ, ये वाली चीज़ें। तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगी कि मतलब मुझे अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे बच्चे हुए तो उनको नहीं। बच्चों से बहुत प्यार था उनको, चल रहा था, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। तो अब मैं आप लोगों से जो बताने जा रही हूँ, उसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। तो घर में बोरिंग चल रही थी, तो बोरिंग के लिए हमारे घर में जाल थे, वो ओपन थे। मैं सुबह जब बच्चों को स्कूल के लिए उठी, साढ़े 5 बजे कि इन्हें रेडी करना, तो मैंने जब देखा कि रूम में नहीं है, तो मैंने वही कैज़ुअल सा लिया कि शायद मम्मी के रूम में होंगे, ठीक है? तो मुझे सुबह जाना होता था जगाने, क्योंकि हमारे घर पे ना चैनल ओपन करना होता था, जब बच्चों को स्कूल के लिए भेजना। तो मैंने कहा मैं इनको तैयार करूँगी बच्चों को, तो अब देखूँ पहले आज किसके रूम में सो रहे हैं। तो मैं गई, तो मुझे किसी रूम में नहीं मिले मेरे हस्बैंड, किसी रूम में नहीं दिखे। फिर मैंने पापा को जगाया, मैंने कहा कि पिताजी और ये नहीं है रूम में किसी भी। फिर एक बार मैं छत पर भी देखने गई, चलो ला छत पर भी देख लेती हूँ। नहीं हुए, पापा वगैरह सब ढूँढने लगे, फ़ोन भी घर पे रखा। अच्छा जो रात में उन्होंने कपड़े उतारे होंगे वो भी घर पे रखे, कबर्ड भी नहीं खुली कोई चीज़ है। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या है, तो बस मैं अपने आकर वापस अपने बेड पर बैठी और मेरे बेड से ही बगल से विंडो थी, जो कि नीचे जो मैंने बताया जाल ओपन था, उसमें एरिया दिखता है। तो मैं बैठी और मुझे कुछ अजीब-सा फ़ील हुआ, घबराहट सी हुई मुझे। मैं बैठी कि गए कहाँ आकर मतलब, और मैंने बस वो घबराहट की वज़ह से मुझे लगा कि मैं विंडो ओपन कर दूँ। तो मैंने विंडो खोली और वो विंडो मतलब ऐसी थी कि वो नीचे दिख सकता था। विंडो खोलते ही मुझे कोई हल्की-सी परछाई नज़र आई नीचे। तो मैं थोड़ा-सा विंडो से बाहर ऐसे झाँकने लगी। मैंने जब ऐसे झाँका, तो मुझे हस्बैंड दिखे वहाँ पे नीचे, वो उल्टे लेटे हुए थे। मैंने पापा को आवाज़ दी कि पिताजी जल्दी नीचे आइए, और मैं 2 मंजिल नीचे उतरी। मैं नीचे भागती हुई गई, जब मैं जैसे ही वो गोदाम था मेरे यहाँ का, तो मैं जैसे ही गई, मैंने देखा कि वो खून की धार एकदम वो जहाँ तक उनके पास पहुँची, वो वहाँ पर मतलब मैं वहीं पर सबसे पहले बेहोश हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या था ये?
और वो देखकर मैं मतलब मेरे से नहीं रहा गया, मैं बेहोश हो गई। साथ में पापा लोग को मैं आवाज़ देती हुई आई थी, वो पीछे से आ गए। उन्होंने देखा मुझे, जल्दी से मम्मी थी और एक सिस्टर इन लॉ थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो थी। मुझे सँभाला, फिर आस-पड़ोस सब जगह आवाज़ दी गई, फ़ोन किया गया। उसके बाद ऐसे ही हॉस्पिटल लेके भागे और मैं भी हॉस्पिटल गई। मुझे पानी-वानी डाल के, छींटे डाल के लेके गए साथ में, बट डॉक्टर ने बाहर ही बोल दिया कि इनकी डेथ बहुत टाइम पहले हो चुकी है। तो वो जब गिरे होंगे, तो जो बोरिंग का काम चल रहा था, वो जो कुछ लोहे का रखा होगा, वो उनसे उनका सिर फट गया था सीधा। तो कोई चांस भी नहीं थे, डॉक्टर ने तुरंत कहा। घर आई, मुझे नहीं पता लगा उतनी देर तक मैं बेहोश रही, जब तक मेरे हस्बैंड की क्रिया के लिए उनको ले गए। मतलब मैं होश में नहीं आई। तो मुझे नहीं पता था कि अब मेरी लाइफ़ के साथ ये होने वाला है। बस अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर रही कि ये क्या है? आए घर पे, मुझे एक कोने में बिठा दिया। चल रही थी लाइफ़ ऐसे ही, रोज़ आ रहे लोग मिलने, बात हो रही, चीज़ हो रही। मैं रोज़-रोज़ मतलब एकदम घुट रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा मेरे साथ। धीरे-धीरे 1 साल बस, मतलब जो 2011 में हस्बैंड की डेथ हुई, 1 साल जो मैंने गुज़ारा है ना, वो ज़िंदगी किसी को ना, मुझे हर अच्छे पूजा-पाठ के काम से दूर रखा जाता था। मतलब कि फैमिली में अगर शादी-ब्याह होती है तो सबको पता है कि घर में पूजा-पाठ होते हैं बहुत सारे, है ना? मंडप से पहले और चीज़ें। मुझे बुलाया तो जाएगा बट मुझे दूर रखा जाएगा। चीज़ें होती गई, देवरानी थी, करवा चौथ है, वो लोग पूजा कर रहे हैं। मतलब नहीं नहीं मुझसे अंदर सहन हो रहा था और मैं घुट रही थी। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ़ पहले से भी बदतर हो गई। पहले से भी बदतर हो गई, नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म, नहीं। फिर थोड़ा-सा फैमिली का भी सामने आया रंग रूप। 1 साल में मेरे साथ जो हो गया, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि सास-ससुर ने सोचा कि अब जाइए, यहाँ पे क्या काम है इसका, अपने मायके चली जाए। मुझे मेंटली, फिज़िकली बहुत परेशान कर दिया। मतलब मैंने कहा कि मैं, जो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, तो मैं भी बैठूँगी, मैं भी देखूँगी। साफ मना कर दिया, हमारे यहाँ बहुएँ नहीं बैठेंगी। जो खिला रहे रहो ऐसे ही। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हस्बैंड बच्चों से प्यार करते थे कि लड़के हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, बट ससुर ने कहा कि हम फीस नहीं दे पाएँगे इतने, बच्चों को निकाल लो और कोई कम पैसे वाले स्कूल तो मुझे लगा ये तो लाइफ मेरे साथ तो जो हुआ, ये मेरे बच्चों के साथ क्या होगा? मतलब एक बच्चे मेरे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से मैं उनको कम पैसे वाले या सरकारी स्कूल में या ऐसे डाल दूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूँगी, क्योंकि हिम्मत तो मैंने अपनी माँ से सीखी है कि मेरी माँ ने अकेले जंग लड़ी है, 4 भाई-बहनों को पाल-पोस कर, और तो मैं कैसे हिम्मत हार सकती हूँ। तो बस उस दिन का वो दिन था जब मैंने अपने मन में ठाना कि मैं अपने बच्चों की परवरिश एक सिंगल मदर, एक अकेली लेडी बनकर करूँगी। ना मैं मायके जाऊँगी, ना मैं ससुराल में किसी का सपोर्ट लूँगी, ना अपने बहन-भाई किसी के पास नहीं जाऊँगी। दोस्ती-यारी तो थी नहीं, एक घूंघट वाली बहू का कौन दोस्त यार होगा जो कहीं गई नहीं, घर से निकल कर, तो वो थे ही नहीं। तो फिर मुझे एक ऐसी खबर पता लगी, और जो कि जहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे, उसने मुझे बोला कि आंटी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। उसने बोला कि आंटी ये देखो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला है और इसमें एक कुकिंग प्रतियोगिता है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट्स करो, भाग लो, और आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो मैंने कहा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती ये प्रतियोगिता क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बोली नहीं आंटी आप करो। तो मैंने कहा कैसे करूँ? मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो उसने मेरी हेल्प करी कि आपको सिर्फ़ आपको अपनी रेसिपी लिख कर देना है, वो सिलेक्ट होती है तो आपको कॉल आएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे हेल्प करी इसमें, मैंने अपनी रेसिपी भेजी, वहाँ से कॉल आया कि आपकी रेसिपी सिलेक्ट हुई। अब मैं रेसिपी के बारे में भी इतना जानती नहीं थी, जैसे हर घर में होता है ना कि सब लोग अच्छा खाना बना लेते हैं। तो मेरी वो रेसिपी वहाँ पे अच्छी लगी, मेरे पास कॉल आया, और मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था, यानी कि जो ट्यूशन में बच्ची थी, उसी ने अपना नंबर दिया था, उसके पास कॉल आया था। तो उसने मुझे बताया जब मैं बच्चों को छोड़ने गई कि आंटी ऐसा है, अब आपका 12 जुलाई को आपका फाइनल है, तो ये आपका फाइनल है, आपको वहाँ पे जाके शेफ़ के सामने बनाना है। तो मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं। उसने मुझे हिम्मत दी, "अरे आंटी, आप सब कर लोगी, आप बहुत अच्छा।" 2012 में 27 जुलाई को मॉल में, हमारा जो बिग बाज़ार था वहाँ पर मैं गई, और टॉप 10 थे। शेफ़ ने एक चैलेंज दिया था कि 15 मिनट में उन्होंने एक डिश बनाई है। अब जो टॉप 10 खड़े हैं, आपको इसी पीरियड में हूबहू मेरे जैसी डिश बनानी है। तो मेरे आँखों के सामने मैंने आँख बंद करी और मेरे दोनों बच्चों की प्यारी-सी तस्वीर आई, और मैंने बस ये सोचा कि आज मुझे यहाँ से जीत कर जाना है और बहुत कुछ सीख कर जाना है। शायद आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आई हूँ, तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जो मेरी लाइफ़ बदल सकता है, जिससे मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बदल सकती हूँ। तो बस मैंने अपने बच्चों को देखा और बस कॉम्पिटिशन किया, और मैंने, शेफ़ ने 15 मिनट्स में वो डिश बनाई थी, मैंने 13 मिनट में वो डिश बनाकर प्रेज़ेंट कर दी उनकी टेबल पर। शेफ़ ने बहुत एप्रिशिएट किया, बहुत सारी तारीफ़ की, सब चीज़ें। तब मुझे 50,000 का नगद, मतलब कि चेक मिला। तब मैंने अपने मन में उस दिन
एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये बेलन और कलछुल अब ये बनेंगे मेरे बच्चों का फ्यूचर, और मुझे वो हिम्मत देंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सिंगल मदर, जो कि अभी तक लोग खाना सिर्फ घर के लिए सोचते हैं कि भाई घर में खाना खाना है, 2 टाइम इंसान कमा के आता है, भूख लगेगी, पेट के लिए सब करते हैं, बट इस खाने में क्या ताकत है, अब वो मैं दिखाऊँगी। तो बस उसी दिन मेरे को अंदर से बहुत अलग सी हिम्मत आई, और मैं ससुराल में वापस आई जब जीत कर, तब बड़ा चेक लेकर, एक वो था मतलब जो एक डिस्प्ले चेक होता है वो, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर सब चीज़ें। तो इन लोगों को बड़ा शॉक लगा कि ये कैसे? मतलब हम तो चाह रहे थे कि ये बिल्कुल बेचारी और ये सब हो, उसको कुछ ना आए सारी चीज़ें। तो मेरे पास कुछ था तो नहीं कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा या पैसा हो। बस शुरुआत हुई इससे। कोचिंग ट्यूशन ने बोला टीचर ने बोला कि आंटी आप ऐसा करो कि कुकिंग सिखाना शुरू करो। मैंने कहा मुझे कौन जानता जो मुझसे कोई सीखेगा। बोली कोई बात नहीं, मेरे जानने में 1-2 लोग हैं, मैं उनको बोलूँगी आप वहाँ जाना सिखाने। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद वहाँ सिखाने चली जाती थी। तो जैसे मैंने आपको सिखाया, आपको अच्छा लगा, तो आप किसी और को भी रेफ़र करोगे कि एक आती है हमारे यहाँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाती है। मैं ऐसे-ऐसे करके माउथ टू माउथ 3-4 घर में जाके सिखाने लगी। मैंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना आँधी देखा, ना तूफ़ान। बच्चों को भेजने के बाद मैं निकल जाती थी सिखाने। बच्चे घर आते थे, तब तक मैं भी आ जाती, इनको खिलाया-पिलाया, होमवर्क कराया, कोचिंग भेजा, फिर चली गई सिखाने। क्योंकि मेरे पास पैसा तो था नहीं कि मैं घर में सेटअप डाल लूँ, और फिर मुझे ये भी पता था कि अभी ससुराल वाले यहाँ पे किसी को आने नहीं देंगे। तो इस तरह से मैंने पैसा अर्निंग करना शुरू की। बस ये मेरा संघर्ष चल ही रहा था। मैंने कहा नहीं, इससे थोड़ी ना मैं बच्चों को पाल-पोस लूँगी, क्या मिल रहा है, मतलब इतना कोई फ़ीस नहीं देता था कोई कि मुझे बच जाए। तब मैंने होटल में जॉब करी। सो मैं नाइट जॉब करती थी, क्योंकि मैं अगर सुबह से करूँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो मैं सारे काम करने के बाद 7 बजे की शिफ्ट लेती थी, और सुबह मैं 5 बजे वापस आती थी कि बच्चों को स्कूल भेजना है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे बिना पिता के गलत रास्ते पे चले जाएँ कि माँ तो कमाने चली गई और बच्चे देखो बर्बाद हो गए। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बच्चों को अपने आँचल में ही पालूँगी-पोसूँगी। तो मैं दिन में इनको देखना, सारी चीज़ें ये सब करती रही, और नाइट में ड्यूटी। फिर मुझे पता लगा धीरे-धीरे शेफ़ क्या होते हैं। तो फिर किचन के अंदर हूँ, लोग आ रहे होटल में, खाने की तारीफ़ करके जा रहे, बनाया हमने, तारीफ़ होटल की हो रही। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरे अपने हाथों का खाना पूरी दुनिया को बताना है। तब मैंने जॉब छोड़ दी, और प्रॉपर तरीके से मैंने अपनी क्लास को अकेडमी में कन्वर्ट किया। उसे सर्टिफ़ाइड कराया, गवर्नमेंट एंड नेशनल, इंटरनेशनल सर्टिफ़ाइड कराया, ऐड वगैरह लिया, मतलब कि लोग कैसे सर्च करें, लोगों को कैसे पता लगे कि मेरी अकेडमी है, वो लिया। और आज के टाइम में अक्रॉस इंडिया से मेरी अकेडमी में लोग कानपुर सीखने आते हैं। आउट ऑफ कंट्री से स्टूडेंट सीखते हैं, आते हैं जब इंडिया, तो क्लासेस बुक करा लेते हैं, और वहाँ रहकर भी ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। सो अभी तक जो मेरे यहाँ से क्वालीफाई होकर आउट ऑफ कंट्री में हैं, वो हैं आपका यूके, यूरोप, लंदन, बेल्जियम, नीदरलैंड, यहाँ तक मेरे अकेडमी से मेरे सीखे हुए स्टूडेंट हैं। और इंडिया की तो मैं आपको क्या बताऊँ, सभी जगह से बच्चे आते हैं। बिहार है, आपका इलाहाबाद है, कोलकाता है, बैंगलोर है, एवरीथिंग, दिल्ली, नोएडा, सभी जगह से। तो बस मुझे एक खुशी हुई कि जो मैं करना चाहती थी, और जो लोगों ने एक औरत को बनाया हुआ है कि औरत कुछ नहीं कर सकती अकेले। मतलब मैं भी जब घर में सुनती थी ना, मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटा इतनी बड़ी लाइफ कैसे जियोगी? शादी कर लो। क्यों? क्यों शादी कर लें? शादी करी थी ना एक, क्या मिला था? कुछ मिला मुझे उस लाइफ में? नहीं मिला ना, तो अब मैं क्यों कर लूँ शादी? सहारा कि मुझे कोई मतलब खिलाए हो मेरे बच्चों को? नहीं, मैं अपने बच्चों का सहारा खुद बनूँगी। क्योंकि हम औरतें कमज़ोर नहीं हैं, और मैं यही बताना चाहती थी। आज के टाइम पे मेरी एक प्रोफ़ेशनल अकेडमी है। मुझे मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 8 से इनवाइट आया एज़ अ गेस्ट जज करने के लिए, जिस मास्टर शेफ़ इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के लिए लोगों का ड्रीम होता है पार्टिसिपेंट्स का। वहाँ मुझे एज़ अ गेस्ट जज का इनवाइट आया। देखा आप सबने, कहाँ मेरी शुरुआत एक 50,000 के कॉम्पिटिशन जीतने से हुई, और आज मैं एक कंपनी चला रही हूँ, जो कि मेरी अकेडमी है, और मेरे दोनों बच्चों की ब्रांड्स हैं, और मेरा 20 से 30 लाख का टर्नओवर है, और एक कम पढ़ी-लिखी, मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं की। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो आज मुझे आप सभी लोगों से एक बात करने का मौका मिला, तो मैं जोश टॉक को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आज दुनिया के सामने मैंने अपनी वो लाइफ़ की जो जर्नी है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जिससे आज ये शेफ़ कविता सिंह यहाँ पहुँची है कि वो मास्टर शेफ़ के मंच से लेके आज जोश टॉक के मंच पर है। तो आपके हुनर को पहचान दीजिए आप, अपने सपनों को पहचान दीजिए, अपने नाम को पहचान दीजिए, और महिलाओं का
जो एक रोल बना रखा है उसको सब लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, हम कमज़ोर नहीं हैं। अपनी आत्मनिर्भरता को, अपने शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो इस फील्ड में। आप लाखों हज़ारों महिलाओं का मुझे जो सपोर्ट है, प्यार है, वो इसीलिए कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने नाम की पहचान, अपने सपनों की पहचान को आगे बढ़ाइए बिना किसी सहारे के, कि मुझे सहारा चाहिए, नहीं, सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी जोश टॉक को, जो आज मुझे इस मंच पे बुलाया। धन्यवाद।